हेलो बच्चों। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और आपको जैसे पता है कि हमारा 10th क्लास में इकोनॉमिक्स चैप्टर जो है वो अपना सब्जेक्ट आप प्रारंभ हो चुका है। और उसमें हम लोग जो आपका चैप्टर है आपका आपका मुद्रा एवं साख को हम लोग देख रहे थे। कल हमने कुछ आपके जो मुद्रा पढ़ी कि स्टार्टिंग में किस प्रकार से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, यानी कि जो आपका विनिमय का जो आपका माध्यम था प्राचीन समय में, वो किस प्रकार था। उनकी सारी स्थिति का हम लोगों ने अपने चैप्टर के माध्यम से अवलोकन करा, उसको पढ़ा। फिर हम लोग बात कर रहे थे आधुनिक जो आपकी करेंसी है। सबसे पहले हमने जाना कि आपका करेंसी होती क्या है। तो लेन देन का जो माध्यम होती है हम उसको बोलते हैं करेंसी। अगर बात करें भारतीय करेंसी की, तो भारतीय करेंसी में नोट और सिक्के दोनों ही आते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो आपकी करेंसी है, उस करेंसी को चलाने का जो हक है, उसको छापने का जो हक है, उसको जो नोट बनाने का हक है, वो किसके पास है? तो भारत सरकार की जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास अथॉरिटी है कि वो नोटों का निगमन कर सकता है, उनका नियंत्रण कर सकता है और उनको आपका सिक्के वगैरह छाप सकता है। क्लियर है? और साथ में ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई व्यक्ति अगर रुपए को या किसी के नोट लेने से वो आपको मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आपका प्रावधान है। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप भारत सरकार का जो नोट है, आप जो उसकी संप्रभुता है, आप उसको नकारते हैं। क्लियर है? तो हम इन सारी चीजों को आधुनिक आपके करेंसी के रूप में हम लोग आपका पढ़े थे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने वो आपका बहुत अच्छे से वो आपका रिवीजन भी कर लिया होगा। और साथ ही बच्चों, जो हम लोग हमारा वस्तु विनिमय वाला जो आपका सिस्टम था, जो आपका प्राचीन टाइम में जो रहा था, उसमें क्या वो आपकी समस्या थी, वो समस्या हमने आपका देख ली थी। और जो आपका मॉडर्न समय है, कैसे कैसे आपका धीरे धीरे सोना चांदी तांबा और कागज के रूप में आपकी करेंसी आई, और कैसे व्यापार ये सब चीजें वो आपके सुगम हो गई। आपके इन सब चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसको देख लिया था। अब हम लोग जो है, जहाँ से हमारा कल चैप्टर आपका छूट गया था, हम वहां से आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो सभी बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाइए, अपनी क्लास में उपस्थित रहिए। हम सीधे चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए देखिए बच्चों, हम लोग जो है अपनी करेंसी देख रहे थे कि क्या होता है करेंसी। ठीक है? आधुनिक रूप में कैसे हम लोग आपका नोटों का प्रयोग करते हैं, क्या उसकी स्थिति बनी हुई है, उन सबको हम लोगों ने आपका देखा। और देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है, नोटों का निगमन करती है, उनको चलाती है, उनकी तरफ से नोट जारी करती है। इन सब चीजों को, इन सारी बातों को हम लोग अपने चैप्टर में आपका देखे थे। अब देखिए, सबसे जो हमारा था प्रारंभिक काल में, कुछ इस प्रकार के जो थे वो आपके सिक्के प्रारंभ हुए। यानी कि वस्तु विनिमय का काम खत्म होते हुए आप धातु के रूप में हम लोग जो कुछ सिक्के चलाए थे, वही क्या थे, वस्तु विनिमय का आपका साधन के रूप में सामने आए। क्लियर है? उन सारी चीजों को हम लोग जो है अपने चैप्टर में आपका बहुत अच्छे से आपका देख रहे थे। फिर हम लोगों ने गुप्तकालीन जो सिक्के हैं, हमने उनको देखा। ठीक है? जो आपके तुगलक सिक्के हैं, हमने उनको देखा। अकबरकालीन सोने की जो मोहर है उनको पढ़ा। जो आधुनिक रुपा सिक्के हैं, हमने उनको देखा। इन सबको देखने के बाद, जानने के बाद, हमने इन चीजों को पढ़ लिया था। अब देखिए, अभी ये भी लिखा है कि हमने भारत का कोई भी व्यक्ति अगर कानूनी तौर पर रुपए की अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर आपका विनिमय का माध्यम आपका स्वीकार किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की करेंसी क्या है बच्चों, भारत की मुद्रा क्या है, तो आप बताएंगे रुपया। हमारी करेंसी क्या है बच्चों? रुपया है। ये ध्यान रखना। क्या है हमारी करेंसी? रुपया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब थोड़ा हम बैंकों का निक्षेप पढ़ते हैं। थोड़ा हम बैंकिंग जो आपकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था की क्या जरूरतें हैं, क्या चीजें हैं, उसके विषय में हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। और हम लोग एक एक करके सारी चीजों को आपका देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे पूरा ध्यान दीजिए। सीधे चलते हैं हम बैंकिंग की तरफ। देखिए, लोग मुद्रा बैंकों के निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। अब कह रहे कि जो लोगों के पास पैसा है, वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप अपना कुछ सेफ डिपॉजिट क्या करते हैं, बैंक के पास सुरक्षित रखते हैं कि जब आपको आवश्यकता होगी, जितनी आवश्यकता होगी, आप उतना पैसा बैंक से निकाल सकते हैं। किस किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। और कह रहे कि आपको जो
डेली पर्पस के लिए कुछ आपको पैसे चाहिए, आपकी चीजें चाहिए, तो उसके लिए कुछ आपको पैसा चाहिए होता है थोड़ा बहुत, आप उतना ही अपने पास रखते हैं। उदाहरण के लिए हर महीने की आखिर में वेतन वाले मजदूरों को अतिरिक्त आपका नगद होता है। अब कह रहे हैं कि जितने भी, अगर एग्जांपल समझेंगे, जो लोग हर महीने के लास्ट में आपका जो कुछ मजदूर हैं जो आपका वेतन पाते हैं, उनका कुछ नगद होता है। लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं, और कह रहे हैं जो लोगों के पास सैलरी के रूप में कुछ पैसा मिलता है, नगद मिलता है, लोग उसका क्या करते हैं? लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं, वे इसे बैंकों में अपने खाता खोलकर जमा कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो लोगों के पास आपका पैसा है जो उन्हें मिला है, उसको लेंगे, सेव करेंगे और क्या कर देंगे, अपने बैंकिंग अकाउंट में उसको सेव कर लेंगे, अपने बैंकिंग अकाउंट में उस पैसे को रख देते हैं। ठीक है, ध्यान करना, उनको रख देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं। और होता क्या है, जो आपका बैंक है ये आपका जमा स्वीकार करते हैं। जमा स्वीकार का मतलब है जो पैसा आपने बैंक को दिया है, बैंक ने उसको रख लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, जब आपको जरूरत होगी आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, और इस पर सूद भी देते हैं। सूद का मतलब समझिए बच्चों, सूद को बोलते हैं ब्याज। आपने कुछ पैसा, जो भी आपका अमाउंट था, आपने बैंक में रखा, तो जब वो पैसा बैंक में था तो बैंक आपको उस पैसे पर ब्याज देती है। हर बैंकों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है अलग अलग होता है। कोई 1% देती है, कोई 2% देती है, सबका अलग अलग है। और जितनी बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में रहेगी बैंक के पास, उतना ही ज्यादा जो आपका सूद यानी कि जो ब्याज है वो आपको मिलेगा। क्लियर है ना? देखिए, अब देखिए, इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास आपका सुरक्षित रहता है। और क्या होता है कि जो बैंकों के पास जो पैसा है, लोगों को कैसा रहता है बच्चों, वो आपका बिल्कुल सेफ रहता है। ठीक, और इस पर सूद मिलता है। और होता क्या है कि इस पर भी ब्याज मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। और लोगों को जितनी आवश्यकता चाहिए उनके अनुसार क्या कर सकते हैं, उतना ही वो आप धन निकाल सकते हैं जितनी उनको आवश्यकता होती है। चूंकि बैंक खाते में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। आप कह रहे जो बैंक है, बैंक में जो खाते में जो आपका पैसा है जितना जमा है, जितनी आपकी मांग यानी कि डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। इसलिए इसको जमा को मांग जमा कहते हैं। यानी कि जो आपने पैसा जमा किया, आप क्या बोलते हैं इसको, मांग जमा। यानी कि जितना पैसा आपने जमा किया है और जितनी आपको जरूरत है, आप उतना पैसा जो है बच्चों अपने खाते से निकाल सकते हैं। तो इतना आपको समझ आया कि आप अपने बैंक में किस प्रकार से पैसे रखते हैं और क्या करते हैं। तो इतना आपको समझ आया होगा कि बच्चों क्या स्थिति थोड़ी सी आपकी बनी हुई है। अब देखिए, थोड़ा आपको समझना है इन सारी चीजों को कि क्या कौन सी चीज आपकी किस प्रकार है। ठीक है, जब आप इनको समझ लेंगे तो सारी चीजें बहुत आसानी से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखिए, मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा है। कह रहे जो मांग जमा है कैसी, ये दिलचस्प यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है। यदि यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम है। और क्या है ये कि जो एक्सचेंज का क्या है, मीडियम है, महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। और कह रहे हैं कि ये क्या करती है, आपका जो महत्वपूर्ण लक्षण है उसको प्रदान करती है। आपने नगद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा, और आपने क्या करा होगा कि जो चेक है, आपने चेक के बदले क्या सुना होगा कि नगद, आपने सॉरी क्षमा चाहूंगा, नगद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। मान लीजिए जैसे मैंने आपके घर में कुछ काम किया और मेरे को कुछ आपको पेमेंट करना, या कोई आपका मजदूर है किसी के यहाँ काम किया झाड़ी मजदूरी पर, 1 महीना उसको हो गया, और 1 महीना होने के बाद 10 दिन होने के बाद जो भी दिन था, उसने कुछ उसको पैसा दिया, उसने नगद रूप में नहीं दिया। यानी कि उसको जो उसकी झाड़ी बनी वो आपका करेंसी के रूप में नहीं दिया, बल्कि उसको चेक फिल करके दे दिया। क्या दे दिया, आपका चेक फिल करके दे दिया। ठीक है, चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका जिसका कि किसी बैंक में
खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। मान लीजिए आपका कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, आपका पीएनबी हो, भारतीय ग्रामीण, जो भी बैंक है यहाँ पे ग्रामीण वगैरह, या फिर कोई आपकी आईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, आपने क्या कर दिया, उस बैंक का चेक काट कर आपने आपको दे दिया। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है। अब देखिए चेक क्या होता है कि मान लीजिए मेरा अकाउंट है और मैंने अपने से दूसरे व्यक्ति के नाम का चेक कर दीजिए, जैसे मैं अपना एक चेक पे लिख दूं कि मेरा चेक होगा, वो उस चेक में मेरा बैंक अकाउंट नंबर होगा, मेरा किस बैंक का है उस बैंक का नाम होगा, पूरा एड्रेस होगा, अकाउंट नंबर होगा। मैं लिख दूं कि मैं राम को अपने अकाउंट से 5,000 रुपए देता हूं और अपना सिग्नेचर कर दूं, तो वो राम जाएगा और उसको अपने बैंक में जमा कर लेगा या मेरे बैंक में पहुंच जाएगा, वहां से वो अपना पैसा निकाल लेगा। देखिए, आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है तथा इसके एक उदाहरण आपका करते हैं, एग्जांपल। देखिए, सबसे पहले देखिए ये चेक की जो आपकी फोटो है, ये वो आपके समक्ष है। इस प्रकार का आपका चेक होता है। आप इसको देखिए, ये चेक है पे, यानी कि जिसके नाम का है। अब आप जिसके नाम का ये चेक बनाओगे वही व्यक्ति चेक को कैश कर सकता है, यानी कि चेक को बैंक में देगा और वो जिसको उसका नगद चाहिए वो नगद ले सकता है। क्लियर है? या फिर उसको अपने खाते में जमा करवाने ये पैसे, तो सीधा चेक लगा देगा, वो जितने पैसे चेक में होंगे वो आपके खाते में पहुंच जाएंगे। अब देखिए कितने रुपए लिखे हैं, देखिए 57,000 ओनली। अब यहाँ लिखा है अंकों में, ये शब्दों में, ये आपकी डेट लिखी है। अब देखिए ये खाता संख्या है उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का ये चेक है, कहाँ की बैंक है, उसका पूरा एड्रेस लिखा है, उस व्यक्ति के साइन हो रखे हैं। ठीक है, ठीक। और आप ये देखिए ये चेक नंबर है और बैंक द्वारा प्रायोजित ये कुछ कोड है। ठीक, तो इस तरह से चेक होता है और ये लिखा है अकाउंट पे, यानी कि सीधा अकाउंट में जमा हो जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं और कह रहे हैं, हम देखते हैं कि जो मांग जमा होती है उस मांग जमा में क्या होता है कि जो मुद्रा के कुछ क्या मिलते हैं, इनको अनिवार्य जो लक्षण है वो मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। अब कह रहे हैं कि इसमें चेक के माध्यम से क्या होता है कि नकद का इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती, जितना आपको पेमेंट की आवश्यकता होती है वो आपको मिल जाता है। चूंकि मांग जमाव को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर संतुलन का माध्यम स्वीकार किया जाता है। होता क्या है कि जो आपकी मांग जमा है उस मांग जमा के साथ जो आपका करेंसी का जो लेवल है उस लेवल पर जो भुगतान को आप क्या करते हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे मुद्रा समझ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मुद्रा समझा जाता है, यानी कि चेक भी कैसी है, एक प्रकार की आपकी मुद्रा ही है, क्योंकि उसमें आपका पैसों का भी आपका लेन देन होता है। ठीक, यह आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमाओं के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब जुड़े होते हैं। अब कह रहे हैं कि जो आधुनिक बैंक जमा प्रणाली है उस प्रणाली से क्या होता है, आपका बहुत करीब में ये आपके जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए ये सब जो है आज की तारीख में अगर आपको पैसे निकाल रहे हैं तो उसके लिए कुछ आपके डेबिट कार्ड चल रहे हैं, क्लियर है, कुछ मास्टर्स कार्ड हैं, कुछ आप क्रेडिट कार्ड हैं, कुछ रुपए कार्ड हैं। जैसे आपको पैसे निकालने होते हैं तो आपको या तो बैंक जाना पड़ता है। अब बैंक से अलग एक आपको सुविधा है कि एटीएम के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप अपना पैसे का लेन देन कर सकते हैं, जो भी आपको आवश्यकता है। ये सारी चीजें इसके माध्यम से जो है बच्चों होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए
आओ इन पर विचार करें। एम सलीम भुगतान के लिए देखिए 20,000 रुपये नगद निकालना चाहता है। इसे वह चेक कैसे लिखेगा, यानी कि चेक अब कैसे बनाएगा, ये आपको देखना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और हम लोग चेक की फोटो अभी आपका देख लेते थे। वो चेक के माध्यम से हम सारी चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर कर सकते हैं कि क्या कैसी चीजें हैं, क्या उन चीजों पर होता है, कैसे क्या स्थिति है, हम उसको बहुत अच्छे से आपका देख लें। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, कि जो बैंक हैं जिनमें ऋण की जो गतिविधि होती है वो किस प्रकार है, क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम लोगों को बहुत अच्छे से आपका एक एक करके उनको देखना है और उस पर अपना विचार करना है। आइए देखते हैं। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खाते में स्वीकार करते हैं, जमा खाते का मतलब जो आप अपनी करेंसी को अपने अकाउंट में जमा करते हैं, वो क्या होगा, जमा खाता है आपका। स्वीकार करते हैं, उसका क्या करते हैं। आप कह रहे हैं कि जो बैंक है, बैंक के पास जो पैसा है, बैंक उसका क्या करती है। यह एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है और कह रहे हैं कि बड़े इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी है जो आपका काम करती है। देखिए क्या है, बैंक जमा रकम एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। अब बैंक क्या करते हैं कि जो है, जो जितना पैसा उनके पास जमा हुआ है उसका एक कुछ अमाउंट, छोटा मतलब कोई फिक्स नहीं होता, इतना कुछ छोटा हिस्सा क्या करते हैं अपने पास उसको नगद रूप में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज भारत में बैंक जमा केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। यानी कि जितनी भी भारत की बैंक हैं, जितना पैसा उनके पास है, उन टोटल पैसे का नगद पैसे के रूप में 15% ही जो बैंकिंग है, जो बैंक सुविधाएं हैं, जो बैंक है, वो अपने पास क्या करते हैं, उनको रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह क्या प्रावधान किया गया है। और कह रहे हैं कि हम 15% इसलिए रखते हैं कि जिन लोगों ने आपका पैसा जमा किया है बैंक में, उनकी संभावना बनी रहती है कि ये पैसा लेने आपका कभी भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि केवल नगद जमा रोक का 15% ही आपका नगद करेंसी के रूप में बैंक अपने पास रखती है। अब देखिए, आप कभी कभी बैंक जाते होंगे, आप पहुंचे पैसे लेने के लिए, आपने पैसा लिया, बहुत को मिल गया, कुछ और गए जिनका बड़ा अमाउंट था, जिनका मान लीजिए 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ये इनके पास ऐसा अमाउंट था। वो लोग आपका वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ कि बैंक ने मना कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं, हम आपका पैसा आज नहीं दे सकते, हम लोग आपका पैसा कल देंगे। क्योंकि बैंक ने जितना पैसा अपने पास मंगाया था अपने ग्राहकों की संभावना को देखते हुए, उससे अधिक जो है आपका लोग पैसा लेने के लिए आ गए। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करती है बैंक कि आपका कम लोगों का ही बैंक का जो है भुगतान करती है, बाकी के लिए नेक्स्ट दिन के लिए उनको बोल देती है। बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, चूंकि किसी एक विशेष दिन में कुछ ही जमा करता ही आपका नगद निकालने के लिए आते हैं, और कह रहे हैं कि कुछ ही ऐसा होता है कि जो आपका विशेष दिन होता है, जिस दिन जो आपका जमा करता हो वो अपना पैसा निकालने के लिए आए, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से आराम से आपका चल जाता है। कह रहे हैं कि जो आपका 15% है, इस 15% से बैंक का जो आपका नगद का काम है वो बहुत आराम से आपका चल जाता है। अब देखिए, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि जो बैंक का एक बड़ा हिस्सा है वो आपका ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधि के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है, और कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग आपके इकोनॉमिकल आपके सेक्टर हैं, आर्थिक सेक्टर हैं, जहां पर जो पैसे की क्या रहती है, बहुत अधिक आपकी मांग रहती है ऋण की। लोग ब्याज पर लेकर, उधार लेकर, ऋण लेकर अपना काम करते हैं। अब हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। कह रहे जो आने वाले अन्य खंड हैं, उन खंड के विषय में हम लोग इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का
लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कह रहे जो बैंक जमा राशि होती है वो लोगों क्या होती है कि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपने पैसा जमा करा, बहुत सारे लोग पैसा जमा करते हैं, कुछ ही लोग आपका निकालते हैं जितना भी उनको जरूरत होती है। तो बैंक के पास 15% आपका नगद के रूप में रहता है, बाकी जितना उसके पास पैसा बचा हुआ है उस पैसे को बैंक अपने पास रखती है और उसको, जैसे बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, कोई हम तुम जैसे लोग पहुंच जाते हैं, छोटे मोटे उद्योगपति पहुंच जाते हैं, छोटे मोटे कारोबार वाले पहुंच जाते हैं, तो बैंक उनको ऋण देती है, उधार पैसा देती है। और उधार पैसे देने के बदले एक खास रकम की ब्याज की भी बात करती है कि आप इतना पैसा लेंगे, इतने महीने के लिए लेंगे तो इतना आप पर ब्याज लगेगा, इतना आपका मूल था और आपको इतना पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। अगर आप इन सारी, कुछ बैंक की अपनी अपनी कंडीशन होती हैं, कहती हैं कि अगर आप इन कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो जो आपको चाहिए वो सारी चीजें हम लोग आपको, जितना अमाउंट चाहिए हम इतना आपको पे कर देंगे। ठीक है, तो बैंक उनको ऋण देती है। अब ऋण के बदले उनको अच्छा खासा ब्याज मिलता है और उसी ब्याज से उनकी जो आमदनी है वो बढ़ती है और उसी जो लोगों की मांग जमा है, जो लोगों की डिमांड है, उसी से वो सारे उन चीजों को निपटाते हैं। ठीक है, आपको देखना है आगे। देखिए, बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। कैसा करते हैं? जमाकर्ता यानी कि जो अपने पैसों को जमा कर रहा है, कर्जदार मतलब जिन पैसों को आपको जिसे पैसे की जरूरत है, बैंक उसके क्या काम करते हैं आपका बच्चों? मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर तो ब्याज देते हैं, जो बैंक में जमा किया है उस पर ब्याज देते हैं, उसे ज्यादा ब्याज पर ऋण लेते हैं और जो आपने ज्यादा ब्याज दिया है उस पर आपका और ऋण लेते हैं। कर्जदारों से लिया गया ब्याज और जमाकर्ताओं को दिया गया ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का मुख्य स्रोत है। अब देखिए, किसी व्यक्ति को ऋण दिया तो जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है उसको ब्याज भी देना पड़ेगा, तो वहां से ब्याज मिलता है मान लीजिए 6% 7% पे, और बैंक अपने जमाकर्ता को ऋण देती है 1% पे 2% पे। क्लियर है? तो बैंक को उसके बीच का जो ट्रांजैक्शन है उसमें बहुत बड़ा पैसा, बैंक को बहुत बड़ा डिफरेंस है जो बैंक को बचता है। क्लियर है? ये हमको देखना है कि बैंकों का भी एक इसी के माध्यम से चीजें चलती हैं। अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय पर अपनी राशि मांगने के लिए बैंक पहुंच जाएं तो क्या होगा? तो बच्चों क्या होगा? बैंक उनका पैसा अदायगी आपको कर ही नहीं पाएगी, बोल देगी आपको पैसा तब मिलेगा, आपको तब मिलेगा, तभी आपका पैसा जमा होगा, तभी पहुंच सकते हैं। अब थोड़ा सा इस चित्र के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं कि जो चीज हमने यहाँ पढ़ी उसको एक आपका पिक्चराइज फॉर्म में हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से कैसी घटना घटित होती हैं, क्या सारी चीजें हैं। उन सारी चीजों को हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से देखते हैं, उनको समझते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, जमाकर्ता, बीच में बैंक है और आपका कर्जदार। मान लीजिए लोग पैसा जमा करते हैं, कहाँ जमा करेंगे लोग? अपना बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो जितना पैसा जमा होता है तो बैंक की जो इनकम है, जो आय है, वो बैंक की आय निरंतर बढ़ती है। किससे? पैसा जमा करने से। ठीक, लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने इस बैंक में पैसा जमा करा। पैसा जमा करने के उपरांत इनको कुछ हर महीने 6 महीने 3 महीने में इनको ब्याज मिलेगा। 6 महीने में देती है बैंक हार्डली, वैसे इनको क्या मिलेगा? आपका ब्याज मिलेगा। वो ब्याज इनके खाते में ही वो ऐड होता रहेगा। जिन व्यक्ति का जितना पैसा होगा, जितने समय अवधि के लिए होगा, उसी के अनुसार उनको ब्याज मिलता है। अब बैंक के पास इतना पैसा है, बैंक क्या करे? तो कुछ होते हैं आपके कर्जदार, जिन्हें बोलते हैं ऋण लेने वाले व्यक्ति। तो लोग बैंकों के पास आते हैं ऋण लेने के लिए, तो बैंक उनको ऋण देती है। और वो क्या करते हैं, जब उन्होंने ऋण लिया है तो जितना लिया है वो तो लौटाना ही पड़ता है और साथ में बैंक को ब्याज भी देना पड़ता है। यानी कि जो साहूकार होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बैंकों से ऋण लेते हैं और वो ऋण वापस बैंकों को ब्याज के रूप में और मूल ऋण के रूप में आपका
चुकाना पड़ता है। क्लियर है? या आपको थोड़ा सा आपको देखना है कि उनको ये सब पैसा आपका देना पड़ता है और ये पैसा उनको चुकाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको ध्यान रखना है। आप इसको देखेंगे तो सारी चीजें आप बहुत अच्छे से आपका समझ जाएंगे और इनको आप जान पाएंगे। अब देखिए, अब तक तो हमने मुद्रा के विषय में बात करी। अब हम बात कर रहे हैं साख की दो विभिन्न स्थितियां। साख यानी कि साख माने होता है ऋण। क्या होता है बच्चों? ऋण। तो उसकी हम लोग आपकी अब स्थिति को देखेंगे, उसकी स्थिति का हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या स्थिति आपकी बनी हुई है। ठीक, तो आप उसको देखें, तब आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, कि क्या कैसे आपका ये आपकी चीजें वो आपकी बनी हुई है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपका देखेंगे और इसको जानेंगे। अब देखिए, आप इनको देखेंगे और हम इनको आपका पढ़ेंगे। देखिए, हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी ना किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। देखिए, आप खुद ये आपका देख रहे होंगे, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी है, जो भी हमारी गतिविधि है, एक्टिविटी है, उनमें जहां एक रूप में किसी न किसी रूप में जो आपका पैसा है, हमें उसकी क्या पड़ती है? आपकी ऋण की आपको जरूरत पड़ती है। ऋण यानी कि उधार। आपने किससे क्या लिया है बच्चों? आपने उधार लिया है किसी से, वो आपको देखना पड़ता है। ठीक है, वो आपको देखना है कि हमने किससे उधार लिया है। से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, और क्या पर है? हमारा एक सहमति पर है, जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या आपका सेवा क्या करता है? वो आपका मुहैया कराता है। चाहे तो आपको ऋण दे, चाहे कोई आपकी वस्तु आपको क्या करे? आपको मुहैया कराए, और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान का वादा करता है। अब देखिए, आपको पैसा दे रहे हैं, चाहे बैंक दे, कोई व्यक्ति दे, कहेगा कि मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, कुछ आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप मुझ पर रख दीजिए, और आप रखने के रूप में तब वो आपको बदले में पैसा करेगा। ठीक, और ये बहुत सारी जो आपकी कुछ भूमिका है जिनको हम लोग आपका देखेंगे। यानी कि अगर आपको ऋण लेना है तो ऋण लेने के लिए क्या क्या चीज आपके पास होनी चाहिए, ये हमको बच्चों आपका देखना है। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों, आपको ऋण की आवश्यकता है। आप किसी बैंक के पास जाएंगे, आप किसी साहूकार के पास जाएंगे, तो अगर कोई आपको ऋण देगा तो ऋण देने के लिए सबसे पहले साहूकार क्या करेगा, या बैंक कुछ आपकी सिक्योरिटी रखवाएगा सुरक्षा के तौर पर, कि मैं जो आपको पैसा दे रहा हूं इसका कुछ हिस्सा आप सिक्योरिटी के रूप में मेरे पास रख दीजिए, ताकि आप भविष्य में आप जब मेरे को ये पैसा लौटाएंगे तो तब तक मेरे पास क्या गारंटी होगी। और एक निश्चित समय की आपका बात करता है, और कुछ ब्याज की बात करता है कि आपको इतना पैसा देना है तब आपको ऋण मिलता है। क्लियर है? तो आज हमने ऋण के विषय में जाना, आधुनिक मुद्रा है उसके विषय में जाना, कैसे उनकी चीजों का निगमन होता है, उन सब विषय में हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से जान पाए। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं आपके नेक्स्ट आपके लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।